उस इंटरव्यू और इसमें बस यही अंतर है कि वहां पर थोड़ा डर लग रहा होता है जाने से पहले कि पता नहीं क्या होगा। अभी खुश हूँ कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में कि आप जब ऊपर आए हैं तो कितनी सीढ़ियां आपने क्रॉस की हैं, आपके शर्ट में कितने बटन्स लगे हुए हैं, तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? नहीं, ये यूपीएससी के बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का जो प्रॉपर चीज है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपको एज ए पर्सन जज करते हैं। लास्ट में आके मेंस का तुम सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते वक्त ही उसको इस फॉर्मेट में पढ़ना होता है कि इसके पीछे स्टॉप, अगर कोई इशूज है तो इस इशूज के कॉजेज क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप जो भी पढ़िए और उसके जो भी सिनॉप्सिस बनाइए, एक तो उसी तरीके से बनाइए, तो जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। इस वक्त आपको दूसरी खिड़की में जो चेहरा दिख रहा है वो चेहरा आम नहीं है बल्कि खास है, और खास अपनी तैयारी, अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई के जरिए इन्होंने अपने आप को बनाया है। यूपीएससी का रिजल्ट आज निकला जिसमें इन्होंने 89वां स्थान प्राप्त किया, और जिसके बाद से बिहार के लोग गदगद हैं क्योंकि बिहार का ये लाल फिर से कमाल कर बैठा है। जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तैयारी करते थे, क्या कुछ सवाल पूछे गए और ये पूरा सिलसिला जो है कैसे अनवरत जारी रहा और ये सफर कितना खास रहा इनके लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका प्रिंस बिहार तक पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। पहला रिएक्शन क्या रहा जब आपने रिजल्ट देखा? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था, तो मैं किसी और फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तभी कॉल आया कि यार तुम्हारा 89 रैंक आ गया। तो फिर पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने पीडीएफ खोल करके चेक किया तो प्रिंस, आपकी आवाज उसके नहीं मिल बाद पा रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात हेलो। पूरी करें। जी जी। हाँ, तो मतलब पीडीएफ देखने के बाद मैंने सबसे पहले घर पे कॉल किया, मम्मी पापा को बताया, उसके बाद भैया को बताया, फिर उसके बाद काफी सारे कॉल आने लगे तो वो अटेंड करने लगे। बहुत खुशी की बात होती है जब हमारे इलाके से कोई लड़का इतना बड़ा कमाल करता है, और यूपीएससी सबका सपना होता है लाल बत्ती में आना। तो ये सपना क्या बचपन से पला है या फिर पढ़ाई के दरमियान आपके अंदर ये ख्याल आया कि अब मुझे यूपीएससी करना है? नहीं, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जब मैं ये सोच रहा था कि अभी मुझे क्या करना है, तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि ये यूपीएससी एक बेहतर फील्ड हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था, और तो मुझे लगा कि ये एक बेहतर फील्ड हो सकता है मेरे लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से, तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू। जी, बिहार के एक छोटे से जिले से आप आते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर जो वो हब है वहाँ बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो ये शुरुआत कैसे हुई बिहार से? कैसे आपने पढ़ाई शुरू की और फिर ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता गया? वो एजुकेशन कैसे आपने ली वो जानना चाहेंगे। जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो मैंने जो अपना इनिशियल एजुकेशन है, मतलब जो सबसे बेसिक क्लास 8 तक मेरे गांव में राजकीय मध्य विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां से मैंने 8 तक पढ़ा था। फिर 10th की स्कूलिंग भी लगभग गांव के बगल के स्कूल से किया था। ग्रेजुएशन जो मेरा है वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है बैरगनिया में, तो भीमराव मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, वहां से मैंने कंप्लीट किया था। 2018 का मेरा सेशन था। उसके बाद मैंने फाइनली यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। ये मेरा कई ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल या फिर अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे लोगों के लिए आप प्रेरणा है जो कि सरकारी स्कूल से आपने पढ़ाई की और कैसे आप आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम को आपने पास किया है जिसका सपना हर एक युवा देखता है। कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप सबके लिए प्रेरणा है। तो ऐसे में ये सब जानना जरूरी है कि आपने कैसे पढ़ाई की, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा। तमाम डिटेल्स जो है आपके बारे में वो सब देखना चाहते हैं सब, क्योंकि इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपने बताया कि कैसे आपने तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, किस जगह से। फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी पापा हैं, भैया हैं, भाभी है, दीदी है जिनकी शादी हो चुकी है। तो ये तो पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मेरे मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं और मम्मी हाउसवाइफ। फ्रेंड्स, ये बात मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी कह देती हूँ क्योंकि यूपीएससी की अगर बात होती है सबसे टफ यहाँ पे इंटरव्यू होता है जहाँ पे बैठना पड़ता है, पैनलिस्ट के सवालों का आंसर देना होता है, और आज अभी आपका इंटरव्यू मैं कर रही हूँ। तो अभी आपको कैसे लग रहा है वहां पे इंटरव्यू पास करके और फिर आपका एक और इंटरव्यू यहाँ चल रहा है? उस इंटरव्यू और इसमें बस यही अंतर है कि वहां पर थोड़ा डर लग रहा होता है जाने से पहले कि पता नहीं क्या होगा। अभी खुश हूँ। बिल्कुल बेहद खुश हैं और सब खुश हैं जो भी बिहार के लोग हैं, जो भी
देश के, भारत के लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। तो ये बैकग्राउंड आपने बताया कि कैसी रही। जब आपने ग्रेजुएशन में एंट्री ली होगी, पढ़ाई शुरू किया था, तब आपने ये सोच लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो पहला प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? किस तरीके से आप आगे बढ़ते गए? मैंने जब ग्रेजुएशन में डिसाइड किया था कि मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसके बाद मैंने काफी सारा मतलब गूगल करके अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा कि मतलब सॉरी एक्चुअली ये जी प्रिंस, कॉल आने की वजह जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बातों को कंटिन्यू। कॉल आ रहे हैं ना बीच में, इस वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। तो प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उनका मकसद बहुत क्लियर था, उनके सपने बहुत क्लियर थे, तो उन्होंने तैयारी करना ग्रेजुएशन से ही शुरू कर दिया था। सबसे खास बात प्रिंस की है कि प्रिंस ने जो तैयारी और जो शुरुआत की थी वो सरकारी स्कूल से की थी। ऐसे में ये प्रेरणा उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी अभिभावकों के लिए जो ये सोचते हैं कि अगर आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, बहुत बेहतर अपने करियर में नहीं कर पाएगा। तो ऐसे तमाम विडंबनाएं हैं जिसको तोड़ते हुए प्रिंस आगे बढ़े हैं। और प्रिंस ने जिस तरीके से बताया कि सरकारी स्कूल से पढ़ाई की 8वीं तक, आप समझिए कि प्राइमरी जो एजुकेशन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, और वो सरकारी स्कूल से लेके फिर आगे बढ़े। प्रिंस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैकग्राउंड के बारे में बात की हमने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की प्रिंस, और कई ऐसे लोगों के सवाल भी अभी आ रहे हैं, वो सवाल भी मैं लेने की कोशिश करूंगी। टेक्निकल इशू हो रहा है जिसके कारण हम प्रिंस से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मदन मंडल है, रुचि मलन है, सूर्या है, ये लगातार कांग्रेचुलेशन कह। जी जी प्रिंस अपनी बात कंप्लीट करें। हम सॉरी मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे उसके फिर। नहीं समझ सकते, अभी सब लोग ये समझ रहे होंगे कि क्योंकि आपने इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे शुभकामनाएं देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अभी व्यस्तता बहुत ज्यादा होगी, और इसके लिए हम थैंकफुल है कि आपने हमें चुना है, बिहार तक को चुना है अपनी बातें रखने के लिए। प्रिंस बैकग्राउंड के बाद हम एजुकेशन पे चल रहे थे कि ग्रेजुएशन में किस तरीके से आपने सब्जेक्ट लिया और कैसे स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़े। हाँ, तो मैंने जब ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट का चुनाव किया था तो मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया था, मेरा पेपर था। इसके अलावा उसमें मेरी सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थे, जो कहीं ना कहीं हमको काम आते हैं जीएस के स्टडीज में। तो उसके साथ मैं आगे बढ़ा था, और जब मैंने उसके बाद यूपीएससी की जर्नी शुरू की थी तो मेरा ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल स्टार्ट किया था, हालांकि बाद में मैंने उसे चेंज किया था। तो ये था मेरा ग्रेजुएशन के स्टेप। ज्योग्राफी बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत टफ लगता है, तो अगर ज्योग्राफी कोई लेता है तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मतलब वो है, और मेरा भी पहले 2 अटेम्प्ट जो थे ज्योग्राफी के साथ थे जो बहुत अच्छे नहीं रहे थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी के साथ बहुत बढ़िया करते हैं। प्रिपरेशन को लेकर जहाँ तक प्रश्न है, तो कोई भी जो विषय है उसको लेकर एक पर्टिकुलर सिलेबस है जो यूपीएससी ने जारी की है, तो उसको एक ध्यान में रखकर ही हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सबिंदर सिंह और ये सारी चीजें, तो उनके किताब को आपको बेस बनाकर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। और जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में ज्योग्राफी में सवाल पूछे हैं उसमें किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, नए किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर आप उसको ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं तो सफल होने के चांस हो जाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपने कहाँ मूव किया था आगे की तैयारी के लिए, यूपीएससी के सपने को पूरा करने के लिए? हाँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए मैं सिर्फ दिल्ली आ गया था, और यहाँ पर आकर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो वहां से पहले मैंने कोचिंग किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद उससे चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं बहुत अच्छे ढंग से। फिर मुझे लगा कि क्या कमी रह गई, तो मैंने फिर सेल्फ स्टडी पर और ज्यादा फोकस किया, और उसके बाद 2019 से मैं यूपीएससी में अपना अटेम्प्ट स्टार्ट किया। प्रिंस ये बात भी बहुत अहम हो जाती है, अगर आप अभी हैं तो आपसे पूछना कि इससे पहले भी आपने यूपीएससी को क्वालिफाई किया था, एक बार फिर से आपने एग्जाम दिया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपने फिर से एग्जाम दिया था? लास्ट ईयर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला था, और जो मेरी सर्विस को लेकर जो प्रेफरेंस था उसमें मेरा पहला चॉइस आईएएस था, क्योंकि मुझे लगता है कि आईएएस एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल प्रोवाइड करती है। मतलब जो आपको वर्किंग
में जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा बढ़िया होता है। तो इस वजह से मैंने यूएल ले लिया था, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होता है अपने सर्विस से, और उसके बाद फिर से मैंने एग्जाम दिया। कैडर को लेके क्या कुछ सोचा है? किस कैडर के साथ आप अपनी ट्रेनिंग पूरा करना चाहेंगे? एक्चुअली मैम कैडर को लेकर जो प्रेफरेंसेज होते हैं वो ऑलरेडी फील्ड हो जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, और उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन होंगे, तो हमें आइडिया नहीं है कि कौन सा कैडर एलोकेट होगा। लेकिन आपने अगर प्रेफरेंसेस दिए होंगे तो उसमें कुछ तो होगा जिसमें आपने प्रेफरेंसेस डेफिनेटली भी जो रखा। फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मेरा होम स्टेट है बिहार, वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी के जो भी 24 स्टेट्स हैं उसको आपको तो फिल अगर करना होगा। बिहार कैडर मिलता है तो बिहार में क्या कुछ आप नया करना चाहेंगे? कहते हैं कि जो मैम डीएम साहब होते हैं उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने जिले को चलाने के लिए। प्रिंस अब आने वाले दिनों में हमें डीएम के रूप में नजर आने वाले हैं, तो अभी मैं पूछ लेती हूँ डीएम साहब क्या क्या करेंगे? मैम मेरा मानना है कि जब आप किसी भी पोस्ट पे होते हैं तो उस वक्त क्या चैलेंजेस है वहाँ पे पार्टिकुलरली, और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज है, हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है कि एज ए सिविल सर्वेंट जो चीज सबसे जरूरी है वो है कि सिंपैथी, जो पब्लिक के प्रति एक संवेदनशीलता है वो होना चाहिए, और उसको अगर आप ध्यान में रखकर जो भी आपकी ड्यूटीज है अगर उसको करते हैं तो मुझे लगता है शायद एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा अच्छा है। जनरली जब सब तैयारी करते हैं तो माँ बाप का ये सपना होता है कि लाल बत्ती में आएंगे, और आपने 4 बारी आपने बताया कि ये जो 4th अटेम्प्ट है, तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या हुआ जब आपका रिजल्ट सामने आया और उन्हें पता चला कि अब तो बेटा डीएम बन गया? क्योंकि डीएम का सपना बिहार में सभी मम्मी पापा देखते हैं। हाँ मतलब बहुत ज्यादा मेरी बात हुई नहीं है आफ्टर रिजल्ट, मैंने बस उनको इन्फॉर्म किया था और वो काफी खुश थे। उसके बाद अभी मेरी बात हुई नहीं है, बट वो मुझे काफी लगता है कि खुश ये हैं। ऐसे और मौका होता है जब माँ बाप भावुक हो जाते हैं, ऐसे मौके पे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये सपना एक दिन का नहीं होता, ये सपना धीरे धीरे पल रहा होता है। आईएएस कोई छोटा खेल नहीं है, इसको लोग जीतते हैं सपने की तरफ, फिर जाके क्वालिफाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है इमोशनल तो हो ही गए होंगे। आपका वॉइस नहीं कनेक्शन। आ रहा है बीच में। जी मैं पूछ रही थी कि ये जो सपना है वो काफी बड़ा होता है, लोग इसे जीते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मम्मी पापा से बात हुई होगी, उन्होंने ये सुना तो भावुक हो गए होंगे, इमोशनल हो गए होंगे। बिल्कुल मैम वो भावुक हो गए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात नहीं किया हूँ तो मुझे लगता है लास्ट ईयर का जो अनुभव है कि वो काफी रोने वगैरह लगे थे। मुझे लगता है अभी भी शायद वो बहुत भावुक होंगे, बट अभी मैं बात करूंगा अभी उनसे शायद थोड़ी देर बाद, मुझे ज्यादा। बिल्कुल। बट हाँ मुझे पता है कि वो खुशी के आंसू होंगे अगर वो भावुक भी होंगे। जी बिल्कुल। प्रिंस, बहुत ऐसे हमारे दर्शक है जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या-क्या पूछा गया था आपसे, क्योंकि हमने जनरली जो देखा है वीडियो जो बहुत वायरल्स होते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में कि आप जब ऊपर आए हैं तो कितनी सीढ़ियां आपने क्रॉस की हैं, आपके शर्ट में कितने बटन्स लगे हुए हैं, तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? नहीं, ये यूपीएससी के बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का जो प्रॉपर चीज है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपको एज ए पर्सन जज करते हैं, तो उसको लेकर सामान्य बातचीत है, जो आपके बैकग्राउंड, आपके सर्विस, जैसे मैं जो लास्ट ईयर इंटरव्यू, तो सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, जैसे कि पुलिसिंग को लेकर क्या चैलेंजेस है, प्रकाश सिंह केस क्यों नहीं लागू हो रहा है, स्टेट आप क्या कर सकती है प्रकाश सिंह केस को लागू करने के लिए, आप ऑलरेडी आईपीएस आईएएस को बनना चाहते हैं, तो फिर डीजीपी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब स्टेट क्यों करती है डीजीपी का, फिर चीफ सेक्रेटरी का क्यों नहीं करती है, तो सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे काफी पूछे गए। जी बिल्कुल। प्रिंस, एक और सवाल है कि हमने बहुत बारी ये सीरियल्स टीवी में भी देखा है कि जब यूपीएससी कोई क्रैक करता है तो 2 ही मकसद होता है। पहला तो सपना होता है जो माँ पापा के साथ बच्चे देखते हैं, दूसरा होता है कि किसी ने ठुकरा दिया है तो इंतकाम के तौर पे बीपीएससी और यूपीएससी हमारे बिहार के बच्चे निकालते हैं। तो आपके साथ कौन वाला है, ये पहला कंडीशन है या फिर दूसरा, किसी ने प्यार व्यार को ठुकरा दिया तो इंतकाम लेना था? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है, मतलब ये मेरा खुद का करियर डिसीजन है, घर वालों ने भी इम्पोज नहीं किया था, मतलब घर वालों ने मुझे पूरी फ्रीडम दी थी कि आपको जो करना है कर सकते हो, बट ये मेरा खुद का वेलफेयर डिसीजन था कि मुझे इसी सेक्टर में जाना है, तो मैंने खुद चुना है, और इसके अलावा बाकी कोई प्यार वगैरह का ठुकराने जैसा सीन नहीं। और अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे टाइम मैनेजमेंट आपने किया? पढ़ाई को लेकर तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो सिलेबस है ना उसको अकॉर्डिंग में रख के पढ़ता था। मैं क्या करता था कि जो मेरे टारगेट्स हैं उसको डिवाइड करता था छोटे छोटे टारगेट्स में, कि अगर मुझे एक महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या इतने टॉपिक पढ़ने हैं तो एक दिन में मुझे बस इतना पढ़ लेना है। तो मैं कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं बनाता था कि सुबह 6 से 8 ही करना है। बस मेरा ये होता था कि मुझे एक हफ्ते में इतना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, तो मैं उसको ध्यान में रख के पढ़ता था। मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता था, बाकी के टाइम मैं अपने बाकी चीजें जैसे मूवीज वगैरह देख लेना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, वो सब करता रहता। ड्यूरेशन क्या होता था स्टडी का? मैम एक्चुअली कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं रहा है, मतलब जो एवरेज स्टडी है वो 6-8 घंटे की होती है। बट ड्यूरिंग जो एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाते हैं, जब मेंस पास में हो, तो उस पर लोग 12 घंटे तक भी करते हैं। बट वो बहुत कम पीरियड होता है, जनरली 6-7-8 घंटे की पढ़ाई। कहते हैं कि नोट्स का बहुत इसमें वैल्यू होता है। आप खुद से नोट्स बनाएं, खुद का नोट्स हो, बहुत सारे आपको किताबें पढ़नी पड़ती है। तो नोट्स बनाने के लिए कुछ गाइड अगर आप दे पाए, कुछ टिप्स कि नोट्स कैसे बनाएं, स्ट्रॉन्ग कैसे रखें अपने नोट्स को। नोट्स बनाने को लेकर 2-3 चीजें हैं। एक तो जो भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक से बस ऐसे ही नोट्स मत बनाओ कि बस नोट्स बनाने के लिए बना रहे हैं। नोट्स बहुत क्रिस्पी, कर सको, मतलब वो सारी चीजें जल्दी से रिवाइज करो। तो एक तो ये होना चाहिए कि नोट शॉर्ट होने चाहिए। दूसरा, सिर्फ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसमें लिखिए, और बाकी के चीजों के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है उसको प्रेफर करना चाहिए। हमें बहुत मोटा और लेंथी नोट्स बनाने के बजाय जो किताब है उसको पढ़िए। मैं किताब पर ज्यादा पढ़ता था, नोट्स मैं बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पर ही बनाया था, तो मेरी स्ट्रेटजी ऐसी। जी प्रिंस, कई ऐसे दर्शक है जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और सबके लिए आप प्रेरणा है। ऐसे दर्शकों में से एक है सूर्या, जो कि ये पूछ रहे हैं, कांग्रेचुलेशन ब्रो। एक क्वेश्चन है आपसे कि जितना भी यूपीएससी पास होता है सब गरीब घर से रहता है या फिर बन जाता है, क्योंकि मुझे भी पता है बुक के लिए ट्यूशन फीस भी लगता है और उसको देना होता है, और कितना देना होता है ये मुझे पता है। ये पूछ रहे हैं सूर्या। नहीं, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और मैंने कोचिंग किया तो मैंने अच्छी पेड किया है, और मैं नहीं दावा करता हूँ कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मतलब गरीबी बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। पॉवर्टी बहुत ही है, वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। और वो प्रायोरिटी होता है कि आप अपने जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग लोगों को, मतलब हाँ, मैं ये जो सिंपैथी वाली चीजें मैं उसमें बहुत बिलीव भी नहीं करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं दिल्ली में रह के सर्वाइव कर रहा था, और मेरे भैया जॉब करते हैं, तो आई एम फाइनेंशियली, मतलब मेरा फाइनेंस को लेकर कोई इशू नहीं रहा है मेरे लाइफ। सौरभ है हमारे साथ, निशान जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही हसन सिद्दीक भी जुड़े हुए हैं, धीरज है, उमेश कुमार है, दानिश हुसैन है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। सब कह रहे हैं सुपर से ऊपर, बहुत ही बढ़िया काम किया है, गर्व की बात है, और बिहार का नाम रोशन किया है प्रिंस ने। अभी न्यूज रूम की बात मैं आपसे शेयर कर दूं, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन मुझे लगता है शेयर करें। अभी हम लोग बैठ के आपके बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे जो बॉस हैं वो कहते हैं कि नाम भी काफी बेहतर रखा गया है, जितने भी यूपीएससी निकालने वाले अभ्यर्थी हैं। प्रिंस नाम के पीछे क्या छिपा है? प्रिंस नाम के पीछे, ये सवाल मुझसे हर साल इंटरव्यू में ही पूछा जाता है कि इस नाम के पीछे कोई स्टोरी हो, बट ऐसी कोई पार्टिकुलर स्टोरी नहीं रही है। मेरी मम्मी ने किसी का सुना था, उनको अच्छा लगा, प्रिंस है। और ऐसे भी हमारे यहाँ तो हर बच्चा घर वालों का प्रिंस ही होता है, बस मेरा नाम प्रिंस है, बाकी होते सब घर के। नहीं, लेकिन प्रिंस आपने साबित कर दिया कि आप पढ़ाई में तो प्रिंस हैं। थैंक यू। स्ट्रेटजी पे हमने बात कर ली, और क्योंकि बीपीएससी उसके अंदर अगर हम बात करें 3 कैटेगरी आप अगर ले या फिर पार्ट ले कि पहले आपको प्री देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना, तो तीनों टफ होते हैं। तो तैयारी के दरमियान पहले मेंस की तैयारी करें रिटन के लिए, या फिर पहले प्री की तैयारी करें? आपने कैसे तैयारी की थी? मैम, जो एग्जाम है ना उसमें क्या है कि जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर होते हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है। एग्जाम्स एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, बट जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है। तो पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इंटीग्रेटेड स्टडी की जाती है। पीटी और मेंस को लेकर हम अलग अलग पढ़ाई नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं कि अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। बट जब एग्जाम नियर होते हैं, जैसे प्रीलिम्स आ गया उसके 2-3 महीने, तो तब हम प्रीलिम्स को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। उस वक्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाना, एक्ट पे ज्यादा ध्यान देना, इस तरह की चीजें करते हैं। फिर जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उस दौरान मेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग, उसके लिए जो उस टॉपिक्स के अंतर्गत पर्टिकुलर इश्यूज हैं उस इश्यूज को कवर करना। तो एग्जाम के टाइम आप ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, बट जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं।
जी, और क्योंकि हमने बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं यूपीएससी के ऊपर, तो उसमें ये भी बातें होती हैं, लवासना के बारे में जब भी ज़िक्र होता है, तो ये कहते हैं कि जो मेंस का पेपर है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक हाल में फ़िल्म आई थी जिसमें जो मेल लीड है वो ये कहता नज़र आता है कि अरे मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। उस समय की बात है, पहले जब 3 अटेम्प्ट का था। तो ये लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो वो ये कहते नज़र आते हैं कि अब मेंस में सब्जेक्ट में क्या लूँ, क्योंकि 2 बार नहीं निकला और ये लास्ट है। तो फिर जो उनके साथी होते हैं वो कहते हैं कि लास्ट में आके मेंस का तुम सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है मेंस एग्जाम में? हेलो मैम, एक बार आप रिपीट कर देंगे एग्जैक्टली क्या? जी बिल्कुल। वॉइस में अभी बार हाल बार में मैंने फिल्म देखी थी, उसमें मेंस की बात चल रही थी कि मेंस एग्जाम में वो जो उसमें लीड कैरेक्टर है वो ना लास्ट में सब्जेक्ट चेंज करने की बात करता है। ये कहता है कि ऑप्शनल मेरा चेंज करने के बाद। हाँ ऑप्शनल। जी तो उसकी बात करता है, तो उसका जो साथी है वो कहता है कि लास्ट में से जाके तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ये चांस ही तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो कितना मायने रखता है? तो मैम स्कोरिंग क्या है? मुझे लगता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर जो ऑप्शनल है वो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। वो मैं जैसा बात कर रहा था कि मेरा एक चौथा अटेम्प्ट था और पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मैंने ज्योग्राफी के साथ लिखा था और मेरे स्कोर्स वहां पर अच्छे नहीं थे। तो मुझे लगा कि अब मैं किसी ऐसे सब्जेक्ट में करूं जहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर कर सकता था। तो मुझे लगा कि लिटरेचर उसके साथ एग्जाम को। तो जो मैं लास्ट ईयर आईपीएस बना था और इस बार जो रिजल्ट है ये मैं मैथली के साथ दिया था और उसमें मैथली ऑप्शनल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी पर्सन को जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑप्शनल डिसाइड करने में काफी ध्यान रखना चाहिए। जी आयुष कौशिक है जो पूछ रहे हैं कि मैथिली ऑप्शनल के बारे में कुछ बताइए। मैथली ऑप्शनल को लेकर जो मेरा एक अनुभव रहा है वो कि एक तो क्या है कि जो सिलेबस है वो थोड़ा सा संक्षिप्त है, तो आपके एफर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली बिहार से आते हैं, मिथिलांचल रीजन से आते हैं, तो आप उस क्षेत्र को समझते हैं, उसके सोसाइटीज को समझते हैं। तो साहित्य को पढ़ना, उसको समझना, उसको लिखना ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसलिए मैंने लिया था और मुझे लगता है कि मैथिली एक काफी बढ़िया ऑप्शनल है। कई सवाल आ रहे हैं। अल्पना भी पूछ रही है कि मैम आस्क्ड हिम व्हाट वाज क्वेश्चन इन इंटरव्यू। मैंने हालांकि ट्रिकी सवाल के बारे में पूछा था, लेकिन वाकई क्या पूछा गया था मैं भी जानना चाहती हूँ। मैम जैसा मैंने पहले बताया था कि आईपीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो बहुत सारे थे। जैसे आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ऑलरेडी आईपीएस में है। फिर जो डीजीपी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़े कुछ डिस्प्यूट्स हैं, प्रकाश सिंह केस वो क्यों नहीं लागू हो रहा है, कैसे लागू हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ एक रोल बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर आप बिहार के चीफ सेक्रेटरी हो तो आप किस तरीके से बिहार में अभी जो डेवलपमेंट वर्क है उसको लेकर आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी। तो एक पूरा इंटरव्यू उस पर चला था। देन मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है तो ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ सवाल, बिहार के ज्योग्राफी और वहाँ की सॉइल और इस तरह की कुछ क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। बिल्कुल। आंसर राइटिंग की भी बात होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास समय कम है, समय की बाध्यता है और आपको हर चीज लिखना है जितने आपने पढ़ रखा है, आपके ब्रेन में जो चीजें हैं, तो कैसे उसको कॉपी पे उतारे, कैसे आंसर लिखेंगे। फ्रेंड्स मेरी आवाज मिल रही है आप तक? हाँ अभी आ रही है। एक्चुअली बार बार कॉल आने आंसर की वजह से ना वो वॉइस डिस्कनेक्ट। मैं समझ सकती हूँ। अभी जाहिर सी बात है सब आपको शुभकामनाएं दे रहे होंगे। आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं उस बारे में, उस सब्जेक्ट में, तो आप उसको कॉपी पे कैसे उतारेंगे? जो आंसर राइटिंग को लेकर जो चीजें होती हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं तो जो इशूज मतलब आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है मेंस के सब दृष्टि से, तो पढ़ते वक्त ही उसको इस फॉर्मेट में पढ़ना होता है कि इसके पीछे स्टॉप, अगर कोई इशूज है तो इस इशूज के कॉजेस क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप जो भी पढ़िए और उसके जो भी सिनॉप्सिस बनाइए एक तो उसी तरीके से बनाइए। तो जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरा, मेंस में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा रिवीजन करे रहेंगे उतना ज्यादा आंसर राइटिंग आसान हो जाता है और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे उसमें डायग्राम और उस तरह की चीजों को कैसे यूज करना है
ये सारी चीजें सीखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके जो आंसर की क्वालिटी वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। हमारे दर्शक एक और सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मीडियम का कितना यहाँ पे रोल होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? जैसे कि मेरी जो पूरी एजुकेशन रही है वो हिंदी में थी, तो मैंने इसीलिए हिंदी एज ए मीडियम के रूप में चुना था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शायद इंग्लिश में अपनी बातों को एक्सप्रेस उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता, और आप अगर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मीडियम हालांकि एक इम्पोर्टेंट चीजें रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं देखूं तो हिंदी मीडियम में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। इस बार भी हिंदी मीडियम से काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर हिंदी में सहज है तो हिंदी में लिखिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो नो डाउट आप इंग्लिश में लिखिए, बट अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो ये आपके सक्सेस में कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा। आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिंस, और अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बार बार आपको कॉल्स आ रहे हैं, तो अब आप कॉल अटेंड कीजिए, अपने पढ़ाई से जो आपने कामयाबी हासिल की है उससे एंजॉय कीजिए, और हम उम्मीद करेंगे कि जब आप डीएम बन जाएंगे और अगर बिहार की किसी जिले की जिम्मेदारी आपको मिलती है तो आप बखूबी वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।